जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, MPPSC के सिलेबस पर डिटेल चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। डिटेल चर्चा का मतलब यह है दोस्तों कि हम इसका एक पूर्ण विश्लेषण करेंगे कि कहां पर से कैसा क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, एग्जाम का सिलेबस क्या है, उस सभी की हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके उम्मीद है सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके वो हमसे जान सकते हैं। तो आप जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ दिया हुआ है कि भाई राज्य सेवा परीक्षा के 3 क्रमिक चरण, यानी कि यह जो परीक्षा है ये 3 चरणों में होती है, जिसका पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा, द्वितीय है मुख्य परीक्षा और तीसरा है साक्षात्कार। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के ब्रैकेट में आप देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न OMR सीट पर आधारित, यानी कि ऑफलाइन परीक्षा होगी। OMR सीट जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ ऐसी सीट होती है जिसमें आपको गोले भरने होते हैं। नेक्स्ट है जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है दोस्तों, ये लिखित होती है, ठीक है, इसमें आपको लिखना होता है वहां पर। और तीसरा है साक्षात्कार। अब देखिए, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की यदि हम बात करें, और आपको बता दें मुख्य तौर पर हम यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के डिटेल सिलेबस की बात करने वाले हैं। बहुत जल्द हम इसका एक लिखित परीक्षा का भी सिलेबस लेकर के आएंगे, पर अभी इस वीडियो में हमारा प्रारंभिक परीक्षा को कवर किया गया है। तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके विषय में आपको बता दें। सर्वप्रथम तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न के 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना निम्नलिखित योजना अनुसार की जाएगी, यानी उसकी जो रचना है वो आपके सामने है। सबसे पहला है प्रथम प्रश्न पत्र नंबर 1 सामान्य अध्ययन, 2 घंटे का समय होगा, 200 अंक होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र की यदि हम बात करें तो सामान्य अभिरुचि परीक्षण है, 2 घंटे का समय इसमें भी है और 200 अंक है। यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण है, यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाएगी। अर्थात यहाँ आप पाएंगे कि जो आपका सेकेंड चरण है यानी कि द्वितीय चरण अर्थात मेंस, उसमें आपका नाम इस परीक्षा में पास होने के बाद ही आएगा, तो इससे छानबीन हो जाएगी आपका। नेक्स्ट है दोस्तों जो महत्वपूर्ण है, अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाती है। मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें आपके मेंस का और इंटरव्यू का ही मार्क्स ऐड होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स उसमें ऐड नहीं होते हैं। अब इसमें आपके चाहे 99 नंबर आ जाए 100 में से, या चाहे 100 में से केवल उतने ही आए जितना कट ऑफ है, उसको कोई मायने नहीं रखता। बस ये है कि आपको सेकेंड स्टेप में पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट है इसका सिलेबस। देखिए, इसके सिलेबस के विषय में आपको बता दें कि ये जो प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, इसमें 10 इकाइयां होती हैं। तो हम इन 10 के 10 यूनिटों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली यूनिट आपके सामने है, इसमें है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो प्रथम प्रश्न पत्र में हमने देखा कि MP हिस्ट्री की चर्चा, मतलब जो पहला यूनिट है उसमें रहेगी। मध्य प्रदेश के इतिहास के विषय में आपको बता दें कि इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में इतिहास की चर्चा यहाँ पर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, बोलियां, प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला, लोक साहित्य, इसके अलावा प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां, प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो ये सभी आपका यूनिट 1 में रहने वाला है। तो आप यहाँ पर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 10 यूनिटों में बांटा गया है, तो इसमें पर यूनिट से 10 क्वेश्चन का एक रहना चाहिए कि स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर हाँ ऐसा है नहीं, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया जाता है। जैसे हो सकता है किसी यूनिट से 4 मतलब 10 में से 6 क्वेश्चन ही आए और जो शेष 4 हैं वो किसी और यूनिट में ऐड हो जाए, तो इस हिसाब से देखा गया है। पर हाँ, लगभग हर यूनिट से प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न जरूर होंगे, तो आपको लगभग सभी यूनिटों में बराबर से ही अप्रोच रखनी, बराबर से फोकस रखना है। नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट, भारत का इतिहास। देखिए, पहले में था MP का इतिहास और इसमें है भारत का। भारत के इतिहास के विषय में प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। सेकेंड पॉइंट है 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। थर्ड पॉइंट है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फोर्थ है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश का भूगोल, है ना, MP की ज्योग्राफी, जिसमें MP के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। MP की जलवायु, MP के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, MP में ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, MP की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, MP में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग इस यूनिट में अपना स्थान रखते हैं और इन्हीं से प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट, जिसमें हम बता दें आपको कि भाई भारत एवं विश्व का भूगोल आएगा। मुख्य तौर पे जो ज्योग्राफी है इंडियन और वर्ल्ड वो इसी में है, जिसमें से भौतिक भूगोल, इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, वन खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य इत्यादि। सामाजिक भूगोल यानी कि जनसंख्या, जननांकी,
यानी कि जनगणना से संबंधित सभी आंकड़े। इसके अलावा आर्थिक भूगोल, जिसमें प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात सम्मिलित रहेगा। विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के रिसोर्सेस, ये सभी इसमें है। नेक्स्ट है दोस्तों 5वीं यूनिट। 5वीं यूनिट 2 भागों में है, एक आ और बा। आ की हम बात करें तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था की बात की गई है। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि एमपी इसमें केंद्र पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य की अर्थव्यवस्था, यानी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो आप इसमें देखेंगे कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे और ये करंट बेस्ड भी हो सकते हैं और ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं, तो आपको दोनों कवर करने होंगे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था भी रहेगी। अर्थव्यवस्था की जब हम बात करें तो जननांकी एवं जनगणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, इसके अलावा मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं इसमें संबंधित रहती हैं, सम्मिलित रहती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 6वीं यूनिट, जिसमें आप देखेंगे भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी ऑफ आपका इंडिया या इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या पॉलिटी, ये सब आपको इस यूनिट में देखने मिलने वाला है, जिसमें भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935, देखिए 1919 एवं 1935 दिया हुआ है स्पेशल मेंशन करके, तो आपको संवैधानिक विकास के अंतर्गत इसी का अध्ययन करना है सबसे ज़्यादा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो और कुछ नहीं पूछने वाले हैं, वो भी पूछ सकते हैं उनके अधिकार क्षेत्र में, पर हाँ आपको ज़्यादा जोर इसमें लगाना है। नेक्स्ट है संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, इसके अलावा एनएसई, गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों 7वीं यूनिट, जिसमें विज्ञान और पर्यावरण है। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकीय तंत्र, पोषण, आहार, पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद की तकनीक, इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। नेक्स्ट यूनिट है दोस्तों 8 यूनिट, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं की चर्चा होगी, यानी कि करंट अफेयर इसी में रहने वाला, आपका करंट पूरा इसी से संबंधित है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार। देखिए इसमें आपको बता दें कि एमपी और इंडिया, इसके अलावा वर्ल्ड, 3 सेक्शन हमें देखने मिल रहा है, ठीक है। पर इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो जोर लगाना है दोस्तों, वो आपका खेल पोर्शन रहना चाहिए। खेल पोर्शन में मध्य प्रदेश के भी व्यक्तित्व, इसके अलावा भारत के भी, तो आपको इन सभी चीज़ों को इसमें देखना होगा। 9वीं यूनिट की हम बात करें दोस्तों तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इसके अलावा ई कॉमर्स। नेक्स्ट है यूनिट 10, जिसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं। तो आपके जितने आयोग हैं दोस्तों, जितने कमीशंस हैं, वो सभी इसमें रहने वाले हैं। भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण या खाद्य संरक्षण आयोग, ये सभी आपके इसमें आपको देखने मिलने वाले हैं। तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन का सिलेबस था, जिसे 10 यूनिटों में बांटा गया है। बात की जाए इसे पढ़ने की दोस्तों, तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा के विषय में तो आपको बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, ऑब्जेक्टिव से गुजरिए। थ्योरी में पहले कमांड जरूरी है। आप लगभग एक 4 से 6 महीने जहां आपने समय दिया थ्योरी में, तो थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप पूरा फोकस कीजिए ऑब्जेक्टिव पर, क्योंकि वहाँ पर हमें OMR फिल करनी है, ना कि कोई लिखना है किसी चीज़ का आंसर। तो हमसे यदि सही आंसर का चुनाव करते आ रहा है तो वहाँ पर हम सफल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है दोस्तों पार्ट टू के विषय में आपको बता दें कि देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य अभिरुचि परीक्षण रहने वाला है और सामान्य अभिरुचि परीक्षण का सिलेबस आपके सामने है। नंबर 1 बोधगम्यता, नंबर 2 संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, 3rd पर है तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता, 4th पर है निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, 5 पर है सामान्य मानसिक योग्यता, 6वें नंबर पर है आधारभूत संख्यन, यानी कि संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा के स्तर तक का, आंकड़ों का निर्वचन यानी चार्ट, ग्राफ तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं 10th लेवल की। नेक्स्ट है 7वें नंबर पर हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा के स्तर तक का, यानी कि टिप्पणी भी दी हुई है 10वीं कक्षा के स्तर के हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा।
तो आपका यहाँ पर हिंदी भी पूछी जाएगी। ये रहेगा आपका सेकंड प्रश्न पत्र में। तो ये पूरा एक डिटेल सिलेबस था दोस्तों एमपीपीएससी प्री को लेकर के। प्री में कैसी क्या अप्रोच हो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओटी लगानी है। ओटी के लिए आपके पास में देखिए समय पर्याप्त है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है घटना चक्र। घटना चक्र आप सभी विषयों का सेपरेट उठा सकते हैं और उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव लगा डालिए। यदि समय की कमी है तो फिर आपके में क्वेश्चन बैंक कोई भी आप एक ले सकते हैं जिसमें 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन हों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। नहीं मिल रहे हैं तो जो है वही ठीक है, पर हाँ आप समय के अनुसार इसमें समय दीजिए। मतलब यदि आपके पास में 3 से 4 महीने का समय है तो फिर आप उसे डिटेल में कर सकते हैं। यदि कम समय है तो फिर उस हिसाब से। तो इसका जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो यही है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्री निकालने के लिए। मेंस की क्या अप्रोच हो, मेंस का सिलेबस क्या है, उसको लेकर भी हम बहुत जल्द एक डिटेल सिलेबस लेकर के आएंगे। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द मेंस के सिलेबस के साथ। जय हिंद, जय भारत।